प्रातस्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणाः प्रभवादि हेतुं ब्रह्मा हरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम। जगत को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले, प्रकृति में चेतना का संचार कर सभी को ऊर्जान्वित करने वाले तेजपुंज सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम के अपने आज के इस अंक में आपके साथ मैं हूं गवीश द्विवेदी। आइए सुप्रभातम कार्यक्रम में सबसे पहले देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज नक्षत्र, तिथि एवं वार। का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय ज्ञान अपने आप में अनूठा है। जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का ज्ञान हमें हमारे साहित्य में मिल जाता है। साथ ही करणीय व अकरणीय का विवेचन एवं निर्देशन भी हमें ज्ञात कराते हैं हमारे ग्रंथ। आइए देखते हैं व सीखते हैं क्या बताया जा रहा है आज के हमारे इस सुभाषित में। कामात् क्रोधाद् विज्ञानाद् धर्षाद् बाल्येन वा पुनः विधर्मकाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च। काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष और बालूचित चपलता के कारण लोग मानवादि धर्म विरुद्ध कार्य कर बैठते हैं तथा स्वयं अपमानित होते व श्रेष्ठ पुरुष का अपमान भी कर दिया करते हैं। समग्रतः ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। Under the influence of lust, anger, ignorance, joy and childishness, people tend to commit ignoble acts and end up humiliating themselves or the noble ones. मंदिर सदा से ही भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, जिनमें हम अपने आराध्य को स्मरण करते हुए अपनी आराध्य परंपरा को पल्लवित करते हैं, सनातन संस्कृति का संदेश प्रसारित करते हैं। समयानुसार अनेकों मंदिरों का निर्माण होता रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज अक्षरधाम मंदिर पर आधारित देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो। सभी प्राणियों के कल्याण की भावना से परिपूर्ण, विभिन्न ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारतीय सनातन संस्कृति ने निस्संदेह संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से सिंचित किया है। इसी भारतीय सनातन संस्कृति की उज्जवल गाथा को एक बार फिर पूरी दुनिया ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी की धरती पर लगभग 27 एकड़ भूमि पर निर्मित भव्य स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया था। BAPS हिंदू मंदिरस्य उद्घाटनम अहम करोमि। स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष पूजा आरती समारोह में भी शामिल हुए थे, जो भारत सहित अनेक देशों के स्वामी नारायण मंदिरों में एक साथ आयोजित की गई थी। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति।
समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्रम एषाम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों जैसे वैदिक उद्घोष हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास के संकल्प को पोषित करते हैं और मानवीय एकता के प्रतीक यही विचार भारतीय अध्यात्म के मूल हैं, जो मंदिरों में भी दिखाई देते हैं। हमारे मंदिर सनातन संस्कृति और शिक्षा के संकल्पों को दर्शाते हैं, जो सर्वजन सुखाय की भावना पर आधारित हैं। मंदिरों में एक साथ पढ़े जाने वाले मंत्र भाग या ऋचाएं हमारे अंदर भारतीय संस्कृति की एकत्व भावना को उत्पन्न करती हैं। मंदिरों की विविधता में आस्था की झलक दिखाई देती है। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। सनातन संस्कृति के मूल वेद हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं और यही वैदिक विचार मंदिरों की दीवारों पर भी सहजता से देखे जा सकते हैं। अबू धाबी में निर्मित अक्षरधाम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण वैदिक और पौराणिक कथाएं प्रेम, आध्यात्मिकता, अहिंसा, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित भारतीय संस्कृति को, और मंदिर में एक ओर जहां गंगा और यमुना नदियों का पवित्र जल स्थापित किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर परिसर में भाईचारा, समानता और एकता के प्रतीक को दर्शाती एक दीवार भी बनाई गई है। मंदिर में विश्व बंधुत्व के संदेश को प्रसारित करने वाली महत्वपूर्ण सूक्ति वसुधैव कुटुम्बकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से उत्कीर्ण किया। ये मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि मानवता के सामंजस्य पूर्ण मूल्यों का प्रतीक भी है। निश्चय ही ये स्वामी नारायण मंदिर शांति, सहयोग, समानता और कल्याण का भारतीय सनातन संदेश युगों युगों तक पूरे विश्व में फैलाता रहेगा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। मानवता के गौर शिखर को कोटि कोटि वंदन। और भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के बाद अब चलते हैं अपने अगले प्रभाग में। श्वसन प्रक्रिया जीवन के लिए अनिवार्य है। श्वसन में अवरोध जीवन के लिए संकट उत्पन्न करता है। श्वसन तंत्र में समस्या होने पर श्वास लेने में कठिनाई होती है। वातावरण और मौसम का प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है। ऐसे में श्वसन संबंधी एलर्जी होने की संभावना अधिक रहती है। श्वसन एलर्जी वाले लोगों के लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं, यह समझने के लिए देखते हैं यह रिपोर्ट। श्वसन संबंधी एलर्जी बेहद आम है और कई लोगों को प्रभावित करती है। श्वसन एलर्जी होने पर व्यक्ति को किसी खास तत्व से जो वातावरण में मौजूद हो उससे समस्या उत्पन्न होने लगती है, जिससे सांस लेने में समस्या के साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की श्वसन एलर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें ट्रिगर्स कहते हैं। नाक और गले से संबंधित एलर्जिक बीमारियां हैं, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं या हे फीवर कहते हैं, जो एसेंशियली सीजनल होती है, किसी किसी खास मौसम में पाई जाती हैं, किसी को बरसात में, किसी को सर्दियों में, किसी को गर्मियों में। और एक रिलेटेड इससे डिजीज है जिसको हम दमा रोग कहते हैं या ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं। दोनों मिलती जुलती बीमारियां हैं। इसके लक्षण खांसी, छाती में जकड़न और सांस में आवाजें आने से रोगी उपलब्ध करता है। हम अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इस बीमारी का निदान, पहचान और निदान करवाएं, उपचार करें।
हमें कॉमन एलर्जन से बचना है, जैसे धूल, धुआं या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का से जनरेट की गई जो टोबैको फ्यूम्स हैं, या फिर घर में पाई गई वस्तुएं जैसी कारपेट्स या फिर पर्दे, कर्टन्स, जहां पे धूल मिट्टी जमी होती है, कहीं सफेदी हो रही होती है, रंगाई होती है, वहां से हम बचें। व्यक्ति को श्वसन एलर्जी होने पर कुछ मामूली लक्षणों से शुरुआत हो सकती है। यदि एलर्जी के लक्षणों को सही समय पर ठीक न किया जाए या इलाज न लिया जाए तो एक मामूली समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। आजकल हमारे पास बहुत एफिशिएंट मेडिकेशन उपलब्ध हैं, नेजल स्प्रेज हैं और इनहेलर्स हैं और ड्राई पाउडर इनहेलर्स हैं, मीटर डोज इनहेलर्स हैं। तो चिकित्सा से संबंध करें और इस विषय में हम उचित चिकित्सा प्राप्त करें और इस बीमारी का हम उपचार करें। आजकल जो हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इसके सहारे, जो भी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध, इसके सहारे हम पूरी तरह से व्यायाम और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ना हम किसी बच्चे को खेलकूद से रोकें और ना हम खुद जो बड़े हैं किसी व्यायाम से हम डरें या रुकें। आमतौर पर श्वसन एलर्जी से व्यक्ति का दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इसकी जल्द पहचान कर सही इलाज लिया जाए। यदि आपको लगता है कि आपको श्वसन संबंधित समस्या हो रही है और उसके लक्षण श्वसन एलर्जी जैसे लगते हैं, तो तुरंत एक विशेषज्ञ के संपर्क में आएं और उसका पूर्ण इलाज लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य से ही जुड़े अपने अगले योग प्रभाग में आइए चलते हैं। योग व प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क के साथ साथ शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही शास्त्रों में योग बताया गया है। आसनों का सतत अभ्यास एवं नियमों का पालन हमें सर्वथा स्वस्थ रखता है। हम सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त हों, यह हम सब चाहते ही हैं। तो आइए आज के योग प्रभाग में देखते हैं कि अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। योग हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अवदान है। योग जो संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ चित्त से जोड़ना है। युज का अर्थ सामान्य रूप से जोड़ना है, जो मन को हमारे बुद्धि से भी जोड़ता है, हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा देता है। नमस्कार, मैं संगीता ठाकर। आइए हम जानते हैं योगा हमें कैसे मदद करता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। योगा के सही अभ्यास से हम वास्तव में हड्डी की घनता, बोन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। यदि लगातार इसका अभ्यास और सही तरीके से किया जाए तो हम हमारी हड्डी में सुधार ला सकते हैं। यहाँ हम ऐसे एक आसन को लेके आए हैं जो आपकी बोन की हेल्थ को मजबूत कर सकता है। तो जानते हैं इस आसन के बारे में, जो है एक पादासन। एक पादासन में आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है। राइट पैर को लेफ्ट थाइस के अंदर रखेंगे। दोनों हाथ सेंटर में नमस्कार में रखेंगे, चेस्ट के पास। नजर एक जगह पे फोकस रहेगी और ये स्थिति में हम कुछ सेकंड तक बने रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे और ये क्रिया दूसरे पैर से भी हम करेंगे। दोनों हाथ छाती के पास सेंटर में, नजर एक जगह पे फोकस, अच्छे से बैलेंस बनाए रखेंगे। एक पादासन। स्लोली आसन से बाहर आएंगे। नियमित इसका अभ्यास करने से हमें उसका जरूर फायदा मिलेगा। आइए हम जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ श्री हंसा योगेंद्र जी से। नमस्कार। हमारी शरीर के मसल्स हम फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, लेकिन हड्डियों का क्या? ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसका घनत्व बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी है हम कुछ वजन लेकर और हड्डियों को ऊपर नीचे करें। जैसे कि पैर के ऊपर 1 किलो वजन बांधकर
अपने पैर को ऊपर नीचे किया हो तो फायदा होगा, या हाथ में वजन उठाकर हाथ को ऊपर नीचे किया हो तो फायदा होगा। एक पैर पर खड़े हो गए तो फायदा होगा। योग में इतने आसन हैं जहाँ एक पैर पर खड़े रह के करने वाले आसन हैं, तो उससे फायदा होगा। इसलिए ये सब चीजें भी करना जरूरी है। और कैल्शियम रिच फूड लेना जरूरी है। इसलिए कैल्शियम के लिए बादाम का दूध है, उसके अंदर खजूर या कुछ डालकर उसे उबाल लें और उसे पिए, उससे बहुत फायदा होगा। कार्यक्रम में लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। विराम के बाद पुनः आप सभी का सुप्रभातम कार्यक्रम में स्वागत। सीखना वह क्रिया है जिसका पालन न करके मनुष्य अधूरा ही है। वह पूर्णता सीख कर ही प्राप्त करता है जो जीवन को नया रूप प्रदान करती है। उसमें भी अगर आप संस्कृत सीख रहे हैं तो कहना ही क्या है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि भारत में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी मातृभाषा संस्कृत है, अर्थात उन घरों में बच्चा हो या वयस्क सभी आपस में संस्कृत भाषा में व्यवहार करते हैं। कई बच्चों या इससे जुड़े उदाहरणों का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में किया है। तो संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं की महत्ता तो अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। यतः हम बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो आइए देखते हैं संस्कृत पाठशाला में आज किस अक्षर विशेष के शुद्ध उच्चारण के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। संस्कृत पाठशालायै प्रतीक्षारतेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अद्य वयं पुनरपि संयुक्ताक्षरम् आधृत्य अशुद्ध प्रयोगान् शुद्ध्यर्थं जानीमः। आप जानते ही हैं कि लिखने के क्रम के समय हम बहुत बार संयुक्ताक्षरों की वजह से भी उच्चारण में गलती कर जाते हैं। यदि उच्चारण हम ठीक भी कर लेते हैं तो लिखने में हम हमेशा भ्रमित रहते हैं या भ्रांत हो जाते हैं। जैसे विद्या को विद्या, विद्यालय को विद्यालय हम बोल जाते हैं। और तो और हम कई बार विशेष स्थानों, व्यक्तियों से भी इस तरह के उच्चारण देख और सुन लेते हैं और हमारा संस्कार ऐसा हो जाता है और हमें लगता है कि चूंकि किसी ने ऐसा कहा है तो हम भी शुद्ध ही बोल रहे होंगे। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण है विश्वविद्यालय, जिसे आप अक्सर सुनते होंगे विश्वविद्यालय के रूप में, जो कि गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण विश्वविद्यालय ही है। तो बात यहाँ इतनी सी है कि हम अक्सर ऐसे प्रयोग जब भी करते हैं तो उतना ध्यान नहीं रखते और बड़ी गलती, जिसे आप और हम इंग्लिश में ब्लंडर कहा करते हैं, कर जाते हैं। कुछ और उदाहरणों पर हम ध्यान देते हैं जहां संयुक्ताक्षर हमारे लेखन और वाचन में भ्रम की स्थिति में हमें डाल देते हैं। हमें तो यह कहना चाहिए कि हम अक्षर विन्यास या संयुक्ताक्षर पर प्रमाद कर जाते हैं और लिखने व बोलने में अशुद्ध प्रयोग करने लग जाते हैं। तो जैसे एक शब्द है शुद्ध, जिसे हम और आप शुद्ध, या जहां पर ध पहले और द बाद में, इस रूप में हम प्रयोग करते हैं और कई बार इसे ही शुद्ध बोल देते हैं। एक द का प्रयोग नहीं करते, अर्ध दकार का प्रयोग नहीं करते। और ऐसे ही एक शब्द है उज्ज्वला, जिसे हम शीघ्रतावश उज्ज्वला ऐसा लिख जाते हैं।
जबकि शुद्ध तो उज्ज्वला ही होता है। उज्ज्वला यह शुद्ध रूप है, यह जानने के बाद हम अनुकरण का सिद्धांत चूंकि हम कर लेते हैं, एक संस्कार विशेष आ जाता है। वो संस्कार आता है एक शब्द से, एक शब्द है प्रज्वलन या प्रज्वलित। तो हमें लगता है कि इसमें एक ज अतिरिक्त रूप से, जैसे उज्ज्वला में है उसी तरीके से हम यदि यहाँ डाल दें तो प्रज्वलित एक जकार अधिक इस तरीके से आ जाए तो वो शब्द जो है वो शुद्ध हो गया। तो ऐसे में फिर से हमें बैक टू द बेसिक के सिद्धांत की ओर आना होता है, यानी अक्षर विन्यास या मूल शब्द की ओर हमें अधिक ध्यान देना होता है। और जैसे ही हम इस पर ध्यान दे देते हैं तो हम ये जानते हैं कि उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद एक ज्वल धातु है। जैसे प्रज्वल है, प्रज्वलन है तो प्र उपसर्ग है और ज्वल एक धातु है या शब्द है। तो जैसे ही हम बनाएंगे तो प्रज्वल ही बनेगा, प्रज्वल ऐसा शब्द नहीं बनेगा। क्योंकि हम उज्ज्वल ऐसा शब्द बनाते हैं तो वहां उत के त को हम ज कर देते हैं, इसीलिए वहां उज्ज्वल ऐसा शब्द बनता है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना होता है कि कहाँ अनुकरण करना है और कहाँ अनुकरण करते वक्त भी ग्रामर का, व्याकरण का ध्यान रखना है, अंधा अनुकरण नहीं करना है। इसी क्रम में आइए एक और शब्द पर करते हैं दृष्टिपात। शब्द है व्यंग्य, जिसे हम में से कई व्यंग इस रूप में समझने की गलती कर बैठते हैं और ऐसा ही बोलते और लिखने लग जाते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि व्यंग्य शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है व्यंजना के योग्य। हम ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सुनने के योग्य श्रव्य, देखने के योग्य दृश्य और कहने के योग्य कथ्य। इसी तरह व्यंजना या जो कुछ अधिक भाव लगाकर समझा जाए उसे व्यंग्य कहते हैं। दर्शकों, हमारी संस्कृत पाठशाला की सार्थकता तभी है जब आप इन अशुद्धियों को जानकर इनका शुद्ध, बल्कि यूं कहें कि शुद्धतम उच्चारण व लेखन किया करें, ताकि भारतीय भाषाओं का स्वरूप यथावत रहे, उसका रूप अधिक विकृत न हो। क्योंकि विकृतियां तो आती ही हैं और यही भाषा के सतत प्रवाह की परिचायिकाएं भी हैं। पर जैसे कभी बुनियाद या आधार को परे रखकर भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, वैसे ही भाषा के संदर्भ में भी अक्षर विन्यास जैसी आधारभूत संरचना को परे रखना वाकई असंगत होगा। तो आप आधार का किए रहें अवलंबन, शुद्ध और अशुद्ध प्रयोगों का करते रहें अवगमन, और हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए इसी विषय पर आधारित एक और संस्कृत शिक्षण। तब तक के लिए नमो नमः। और संस्कृत पाठशाला में उच्चारणगत व लेखनगत दोषों को जानने के बाद चलते हैं अपने अगले प्रभाग की ओर। यह खबर जुड़ी है रेडियो से। रेडियो की ताकत कितना बदलाव ला सकती है, इसकी एक अनूठी मिसाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। बीते करीब 7 वर्षों से यहाँ रेडियो पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, जिसका नाम है हमर हाथी हमर गोठ। आइए देखते हैं इससे जुड़ी यह रिपोर्ट। क्या रेडियो और हाथी का भी कनेक्शन हो सकता है? क्या रेडियो हाथियों के जीवन को बचाने में सहायक साबित हो सकता है? जी हाँ, यही तो रेडियो की खूबी है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 4 केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से हर शाम हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम का प्रसारण होता है। जंगली हाथियों से प्रभावित क्षेत्रों में जंगलों से होकर गुजरने वाली सड़कों एवं वन मार्गों का प्रयोग यहाँ के निवासियों को बंद करना आवश्यक है। इन्हीं मार्गों से हाथियों का भी आवागमन होता है, जिसे छत्तीसगढ़ के जंगल और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 65 और बादलखोल अभयारण्य में 2 हाथी विचरण कर रहे हैं। 2015-16 से शुरू किए थे तो अब तक के लगभग ये 7 साल होने जा रहा है और लोग इसमें जागरूक तो होते ही हैं और पहले से जब पता चल जाता है कि हाथी इस क्षेत्र में है तो वो अपने बचाव भी कर लेते हैं और पहले की अपेक्षा लोग बाग जागरूक भी हो गए हैं। दरअसल कार्यक्रम में बताया जाता है कि हाथियों का झुंड जंगल के किस इलाके से गुजर रहा है और ये जानकारी यहाँ के लोगों के बहुत काम आती है। लोगों को जैसे ही रेडियो से हाथियों के झुंड के आने की जानकारी मिलती है, वो सावधान हो जाते हैं। जिन जिन रास्तों से हाथी गुजरते हैं, उधर जाने का खतरा टल जाता है।
इससे जहां एक और हाथियों के झुंड से नुकसान की संभावना कम हो रही है, तो वहीं हाथियों के बारे में डेटा जुटाने में भी मदद मिलती है। इस डेटा के उपयोग से भविष्य में हाथियों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। हमार हाथी हमार गोट 5 बजे सुनता रेडियो हमन हमारा हाथी आते पता चल जाते कहाँ आते कहाँ जाते तेला खेती बाड़ी करथन हमन ओखर से हमारा पूरा जानकारी हमारा मिल जाते खेती बाड़ी करथन। तो बढ़िया कार्यक्रम एक फायदा होते तो मन हाँ बहुत फायदा हो जाते हमारा पता चल जाते हमन चर्चा भी करथन कि हाथी वगैरह आते करके वो चर्चा आकाशवाणी में चर्चा करथन। यहाँ हाथियों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुँचाई जा रही है। इससे जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों के साथ तालमेल बिठाना आसान हो गया है। हमार हाथी हमार गोठ कार्यक्रम का ग्रामीणों को भरपूर लाभ मिल रहा है। सही समय पर हाथियों के आने जाने की जानकारी होने पर ग्रामीण जान माल की सुरक्षा कर पा रहे हैं। हाथी से प्रभावित क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रभातम। यह कार्यक्रम विविध प्रभागों से संवलित है और आज का यह अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषयों को लेकर, नए प्रभागों को लेकर आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सियासी बिसात पर